तो फंक्शन से रिलेटेड कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने पास है, लेट एफ आर टू आर, डोमेन बी आर, कोडोमेन बी आर be defined by fx is equal to 2x plus 1, then find pre-image of 17 is it 1 function. So it is very simple question. सच पूछो तो ये क्वेश्चन 1 मार्क लेवल का है. इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आप इसका 17 का प्री इमेज पता करो और ये बताओ कि क्या ये 1 फंक्शन है. सिंपल वन. देखो, अगर मान लो कि प्री इमेज 17 है तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि लेट fx इज इक्वल टू y ऐसा लिखते हैं, और इसी y को हम लोग कह रहे हैं हियर y इज इक्वल टू, अगर हम लोग 17 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर हम लोग 17 पुट कर दें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट विल बी 17 इज इक्वल टू 2x प्लस 1. अब यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लें तो x का वैल्यू हो गया 17, इसको इधर करेंगे तो 16 by 2 8. देखो, इट्स वेरी क्लियर. प्री इमेज का मतलब क्या होता है? प्री इमेज का मतलब होता है डोमेन का वो एलिमेंट जो को डोमेन के एलिमेंट से पेयर्ड है, या ऐसे कहो कि डोमेन से लिया गया इनपुट ये कहलाता है प्री इमेज उस आउटपुट का. तो आउटपुट है अपने पास 17, जिसको हम लोगों ने नाम दिया y. तो इसका मतलब इफ y is equal to 17 then we are to find the value of x and we will put y here, and for y it will be 17. तो 17 is equal to 2x plus 1. तो 2x plus 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 8 आता है. Therefore pre image of 17 is 8, and now we have to check it, is it 1 function. तो चलिए, अगर ये 1 फंक्शन है कि नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे. सिंपली 1 फंक्शन करने के लिए हम लोग फॉर 1 फंक्शन हम लोग करते क्या है, हम लोग 1 फंक्शन के लिए हम लोग दो एलिमेंट डोमेन से लेते हैं. तो सपोज करो कि लेट x1 एंड x2 both are elements of domain, means this are, so domain of R, domain that is R. अब अगर इससे हम लोगों ने दो एलिमेंट लिया तो हम लोगों का सपोजिशन होता है कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2. तो चलो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 का वैल्यू पता करना है तो इसमें x के बदले में x1 पुट करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू fx2. मतलब यहाँ x के बदले में x2 पुट करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 2x2 प्लस 1. सो 2x2 प्लस 1, क्लियरली दीज टू आर कैंसल्ड आउट. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 2x1 is equal to 2x2. Hence after cancellation we got x1 is equal to x2. तो देखो बेटा, x1 is equal to x2 अपने पास मिल गया. हम लोगों ने सपोज किया था ये, और हम लोगों ने इसको अचीव किया. इसका मतलब ये फंक्शन 1 फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे therefore f is 1 फंक्शन. देखिए, अगर हम लोग इस पार्ट को इसमें ऐड कर दें, इस पार्ट को, तो इस क्वेश्चन का लेवल हम लोग कह सकते हैं कि 2 मार्क का होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑफ द लेवल ऑफ 1 मार्क्स. ओके, देखिए, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जी को ऐसे डिफाइन किया गया, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जी, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ये जी. तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि क्या ये एक फंक्शन है. देखो भाई, इसमें कहीं पर ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है. अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो दिमाग में लेकर के रहना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फंक्शंस. सो इसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं. रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं. ऐसा बाय डिफॉल्ट हम लोग लेकर के चलेंगे. सो मेनी अ टाइम वी विल फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन विच वी विल नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डोमेन और कोडोमेन. तो चलो, इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट कि क्या ये फंक्शन है. तो फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया था? फंक्शन के लिए क्राइटेरिया ये था कि डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए. डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए. तो यहां तो डोमेन पता नहीं है, इसलिए पहला पार्ट तो गया कि आप उसके हर एलिमेंट को खोजो. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंडीशन वो ये है कि किसी भी, देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने यूज किया था वर्ड यूनिक, जिसमें इंक्लूडेड, ये बात इंक्लूडेड था कि
ये जो एलिमेंट्स होंगे डोमेन के, इनके जो इमेजेस होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब होता है, यूनिक वर्ड का मतलब होता है देयर मस्ट बी वन बट नॉट मोर देन वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी एलिमेंट्स के, डोमेन के सभी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो ये तो हम लोग खोज नहीं सकते, इसलिए कि डोमेन नहीं पता है। लेकिन ये तो हम लोग ढूंढ ही सकते हैं कि हाँ चलो, इसमें हर एलिमेंट एक ही इमेज रख रहा है कि एक से अधिक रख रहा है। अगर एक ही इमेज है देन इट विल बी अ फंक्शन, अदरवाइज वी विल से हार्डली इट कैन बिकम अ रिलेशन। ओके, तो यहां चेक करो, यहां देखो इन दिस क्वेश्चन G1 इज इक्वल टू 1, 1 का इमेज 1 है। इसी तरह से G2 इज ऑल्सो इक्वल टू 3, फिर G3 का वैल्यू 5 है एंड G4 का वैल्यू 7 है। चलो यहां देख रहा हूं कि किसी भी इनपुट का दो आउटपुट नहीं है, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं है। सो क्लियरली एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक image, so it is a function, therefore it is a function, it is a function। अगर ये फंक्शन है तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करें क्वेश्चन के आगे के पार्ट में कि इफ G इज डिस्क्राइब्ड, मतलब G को ऐसे डिफाइन किया गया है gx इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो देखो यहां पर साफ बात है कि अगर हम लोग किसी एक को, इन 4 इंफॉर्मेशन में से किसी एक को ले लें, तो हेयर G1 इज इक्वल टू 1, G1 इज इक्वल टू 1 यहां भी लिखा है, यहां भी देख सकते हो। तो G1 इज इक्वल टू 1 एंड G1 क्या है, तो G1 मतलब यहां पर x के बदले में 1 पुट कर दें, देन इट विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू 1 मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला इंफॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली G2 इज इक्वल टू 3, कोई आप ले सकते हो इसमें से कोई भी, तो मैंने इसको यूज किया, अब इसको कर रहा हूं। तो G2 इज इक्वल टू 3, इफ G2 इज इक्वल टू 3 तो 2 इसमें पुट करेंगे तो G2 मालूम होगा, तो G2 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, सो इट विल बी 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन वी विल फाइंड अल्फा एंड बीटा। देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 अल्फा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी अल्फा। बीटा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसल्ड आउट। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, सो अल्फा इज इक्वल टू 2। अब आप अल्फा को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फ्रॉम वन हम लोगों ने पाया कि अल्फा का वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, 2 उधर गया, सो बीटा इज इक्वल टू -1। सो नाउ वी गॉट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, बट इन द एंड वी आर टू फाइंड gx। तो therefore gx इज इक्वल टू इसमें जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया है हम लोग उसको पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2x, बीटा -1 है तो -1। लेकिन यही बात पूरी नहीं होती है। देखो बेटा, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहे जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि कभी कभी हम लोग उन इंफॉर्मेशंस को ओवरलुक करते हैं, बाकी के इंफॉर्मेशन से काम कर लेते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि उनमें से किसी को भी यूज कर सकते थे, तो आपको करना ये चाहिए कि यू जस्ट टेक दोज इंफॉर्मेशंस व्हिच आर नीडेड। अब आप उसके हेल्प से फाइंड कर लो वैल्यूज को और उसके बाद रेस्ट को चेक करो। तो रेस्ट को चेक करके देखते हैं, G3 और G4 को चेक करके देखते हैं। तो G3 अगर यहां करें, मतलब 3 का इमेज पता करें, तो 3 यहां पुट करेंगे, 3 2 6 -1 दैट इज 5 यहां है। इसी तरह से अगर G4 का इमेज 7 होगा या नहीं, जस्ट यू चेक इट। 4 यहां पुट करो तो G4 इज इक्वल टू 4 2 8 -1 दैट इज 7 एंड सो वी कुड शो दैट ये जो अपने पास फंक्शन है ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो इट्स अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एफ फंक्शन जो है उसका डोमेन 0 से π/2 है और को डोमेन रियल नंबर है। ऐसे ही दूसरा फंक्शन fx में भी fx इज इक्वल टू sin x है, जिसका fx इज इक्वल टू sin x का डोमेन 0 से π/2 और को डोमेन r है। सिमिलरली gx का भी डोमेन 0 से π/2 है और ये डिफाइन है gx इज इक्वल टू cos x।
हम लोगों से कहा जा रहा है कि शो कीजिए एफ और जी जो है ये दोनों वन वन फंक्शंस है, और उसके बाद आपको ये दिखाना है कि एफ प्लस जी इज नॉट वन वन फंक्शन। देखो बेटा, वन वन फंक्शन को अगर दिखाना हो तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि डोमेन से दो मेंबर लें जिनको हम जान रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। मान लो कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, और हम ये प्रूव कर दें कि अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं है, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस हैं। अगर ऐसा हम लोग प्रूव कर देते हैं तो इसको वन वन फंक्शन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम लोग बहुत यूज करते हैं वो ये कि शुरू में ही हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x1 और x2 का इमेज सेम है, मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2, और दिखाते हैं कि ये पॉसिबल तभी है जब x1 और x2 इक्वल है। इसका मतलब इमेजेस सेम तभी होंगे जब एलिमेंट सेम होंगे। इसका साफ मतलब हो गया, इनडायरेक्टली हम लोग कहना ये चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स डिफरेंट तो इमेजेस डिफरेंट। ओके, सो इस बार हम लोग इसमें थोड़ा आसान पड़ रहा है हम लोगों को ये कहना कि एलिमेंट्स अगर डिफरेंट है तो इमेजेस डिफरेंट है। देखो, अगर हम लोग सपोज करें कोई दो एलिमेंट, देखो दोनों का डोमेन सेम है, इसलिए साथ में मैं लिख रहा हूं कि लेट एनी टू एलिमेंट्स x एंड y बिलोंग टू 0 to पावर 2। अगर 0 से पावर 2 के बीच में दो एलिमेंट्स हैं, अगर ऐसा हम लोगों को पहले से पता है, तो इसमें आप बताओ कि साइन x और साइन y कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कि x और y इसके भीतर के दो अगर नंबर्स हैं जो आपस में इक्वल नहीं है, यहां हम लोगों को मेंशन करना चाहिए कि एंड x इज नॉट इक्वल टू y। तो अगर दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो साफ बात है कि दो डिफरेंट एंगल्स के लिए एक ही क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज नहीं होते। इसका मतलब साइन x और साइन y कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ये दिखाया साइन x का मतलब हो गया fx, तो fx इज नॉट इक्वल टू fy। सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर f इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। सिमिलरली अगर ध्यान दो तो अगर 0 से पाई बाय 2 के भीतर, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो रहा है, एक ही क्वाड्रेंट में अगर दो डिफरेंट एंगल्स ले लें x और y, दो डिफरेंट एंगल्स ले लें x और y, तो दो डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन सबों का वैल्यूज अलग अलग होता है। तो इसका मतलब कि साइन x और साइन y डिफरेंट वैल्यूज होंगे। सिमिलरली कॉस x और कॉस y भी डिफरेंट वैल्यूज होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस हैं। देयरफॉर ये जो cos x है ये gx है एक्चुअली, तो gx इज नॉट इक्वल टू gy। देखिए, अगर हम लोग यहां पर x पुट कर दें तो cos x, y पुट कर दें तो cos y, तो इसका मतलब gx इज नॉट इक्वल टू gy। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर g इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। अब ये देखो g और f दोनों वन वन फंक्शंस हैं, तो हम लोगों से कहा यह जा रहा है कि क्या आप इसको दिखाओ कि f प्लस जी वन वन फंक्शन नहीं है। देखो, पहले तो मुझको लगता है कि सबसे पहले मुझको रिकॉल करवाना चाहिए कि ये जो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि f प्लस जी, तो ये होता क्या है। देखिए, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा है फंक्शन में कि अगर f का डोमेन, मान लो f का डोमेन कुछ है x है, और मान लो f g का डोमेन y है, तो हम लोग अगर इन दोनों का अलजेब्रा करें, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस अगर करें, तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हम लोग इन दोनों का कॉमन डोमेन लेते हैं। तो कॉमन डोमेन लेना होगा तो हमेशा ऑन x इंटरसेक्शन y। ये कभी नहीं बोलना कि जब दो फंक्शंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे, तो उस समय उनका जो डोमेन होगा वो कॉमन डोमेन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। सो ये होगा। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस ऑन x इंटरसेक्शन y पर हम लोगों ने पढ़ा था ये सब कि f प्लस जी एक्स, अगर ऐसा है तो इसको लिखते हैं fx प्लस जी एक्स। इसी तरह से अगर यहां पर माइनस है तो fx माइनस जी एक्स, अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन है मतलब f इंटू जी एक्स है, तो इस केस में हम लोग लिखते हैं f इंटू जी एक्स, सॉरी fx इंटू जी एक्स, fx इंटू जी एक्स एंड सो ऑन। तो यहां पर देखो बेटा, अपने पास जो यूज है वो है f प्लस जी फंक्शन। तो पहले तो f प्लस जी पता करेंगे, तब चेक करेंगे कि ये वन वन है कि नहीं है।
हमको दिखाना है कि 1 1 नहीं है। तो पहले f प्लस जी पता करो। तो f प्लस जी x according to the definition it will be equal to fx प्लस gx। तो देखो fx प्लस gx हो गया अपने पास इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू। अब आप ये सोचो कि fx प्लस gx जब हम जान रहे हैं तो इसको कैसे दिखाएं कि ये 1 1 नहीं है। देखो बेटा फिर से मैं एक बात बोलता हूं, कभी नहीं भूलना, मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट हो तो ये कभी नहीं भूलना, वेन एवर यू आर सपोज टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, देन यू आर नीडेड टू शो इट बाय जनरल प्रूफ। अगर कभी आपको ये दिखाना है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो इसके लिए आप कभी एग्जाम्पल बेस कर करके उसको प्रूव नहीं करो, उसके लिए एक जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए, जनरल प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अगर तुमको दिखाना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके लिए हमारे पास दोनों चॉइस है, या तो हम लोग जनरल प्रूफ दे सकते हैं या हम लोग कोई एक एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं कि हाँ ये गलत है। तो ये अपने ऊपर है। तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए बेटर चॉइस होता है कि हम लोग कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लें। कभी कभी ये होता है ना कि हम एग्जाम्पल ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो एग्जाम्पल अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उसमें हम लोग जनरल तरीके से करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल आप पहले सर्च कर लो, कब, जब ये दिखाना हो कि दिस वन इज नॉट ट्रू, तो यहां क्या कर रहा है कि इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो नॉट 1 1 फंक्शन मतलब कि आपको दिखाना है कि ये नहीं है। एक एग्जाम्पल काफी है जिससे आप दिखा दो कि ये 1 1 नहीं है। चलो वो एग्जाम्पल थोड़ा सर्च करना पड़ता है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा दिमाग में कि इसके बीच में वो कौन सा एंगल है जिस पर अगर जिसको मैं x के बदले में पुट कर दूं तो आंसर दोनों बार सेम हो जाए। देखो ऐसा दो है, एक अगर हम लोग ले लें, देखो 3 तरह के एंगल साइन और कॉस में दिखाई पड़ते हैं, दिमाग में आता है। एक आता है 0 जिस पर साइन 0 है कॉस 1 है। दूसरा आता है π/4 जिसमें कि साइन और कॉस दोनों इक्वल होता है। और तीसरा एंगल दिखाई देता है हम लोगों को π/2 जिसमें साइन 1 है और कॉस 0 है। तो कहने का मतलब इसको जैसे ही दिमाग में लाओगे तो तुरंत तुमको स्ट्राइक कर जाएगा कि एक बार 0 1 है तो दूसरा 1 है, दोनों को सम करना है तो 1 होगा। दूसरी बार में देखते हो कि जो पहले 1 था वो 0 हो गया, जो 0 था वो 1 हो गया। इसका मतलब ये कि आप जैसे ही इतना इंटरप्रेट करते हो दिमाग में, यू हैव द सॉल्यूशन। चलिए हम लोग जब जान गए तो पता कर लें। तो f प्लस जी अगर 0 एंगल के लिए x के बदले में 0 पुट करें तो ये हो जाएगा f0 प्लस g0। अब बताओ f0 का मतलब क्या हो गया, f का मतलब है साइन x, तो इसका मतलब ये हो गया साइन 0, और g0 का मतलब हो गया cos x, यहां है cos x, तो cos 0 हो गया। और ये बताओ कि साइन 0 का वैल्यू 0 और cos का 1, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली f प्लस g फॉर π/2, तो π/2 के लिए अगर पता करो तो अगेन इट विल बी इक्वल टू f π/2 प्लस g π/2। और देखो f π/2 का मतलब हो गया साइन π/2 और g π/2 का मतलब हो गया cos π/2, और साइन π/2 1 है और cos π/2 0 है। सो क्लियरली आपने देखा कि दोनों बार आपको वैल्यू मिला 1। अब आप इसको कंक्लूड करोगे, तो कंक्लूड कैसे करोगे, तो कंक्लूड करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो चलो एक स्टेटमेंट दे लो, इसको आप ऐसे लिख लो कि सेंस f प्लस जी 0 इज इक्वल टू f प्लस जी π/2, बट 0 is not equal to π/2, therefore f plus g is not 1 1। मतलब आपने क्या देखा कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज है 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ओके, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें डिफाइंड ऐसे है इफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 n/, मतलब ये सेगमेंटेड है, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो एक ही नहीं होता है, डोमेन के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग होता है। मान लो कि
x का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है तो कुछ और है, 10 के बाद है तो कुछ और है, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह का देखो इसमें पीस वाइज फंक्शन है। अगर डोमेन के हम लोग इवन नंबर्स को ले लें तो फंक्शन जो है वो ऐसे डिफाइंड है। अगर डोमेन का हम ऑड नंबर ले लें, मतलब डोमेन में अगर हम लोग ले लें, मान लो ऐसे कि सपोज कर लो कि हम लोग देखो इसमें 2 और 3 ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, डोमेन के ही नंबर्स हैं। डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है और 2 और 3 नेचुरल नंबर है। चलो 2 और 3 हम लोगों ने लिया नेचुरल नंबर इससे। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर आप कभी पता करना चाहो F2 पीस वाइज फंक्शन है ये F2, तो F2 के लिए जब इनपुट यहां पर इवन है, मतलब n इवन है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, आपको करना है इसको। इसका मतलब कि अगर 2 है तो Fn इससे पता चलेगा, दैट मीन्स 2/2, n के बदले में 2 तो यहां भी 2, सो इट इज इक्वल टू 1। अगर F3 पता करो तो F3 पता करोगे तो 3 ऑड है, ये ऑड है, ये अगर ऑड है तो इसका मतलब Fn का वैल्यू ये लिखना चाहिए, तो इसका मतलब यहां 3 पुट करोगे तो यहां 3 करना होगा, so it will be 3 plus 1/2, again it is equal to, so no, you can take here 4 to set this one, तो 4 अगर ले लो तो ये 4/2 and it will be equal to 2। सिमिलरली अगर आप 3 ले लो तो 3 plus 1/2 that means 2। कहने का मतलब ये कि ऐसे कोई भी नंबर्स ले लो, जैसे मान लो कि 5 ले लिया तो F5, तो F5 का वैल्यू क्या होगा, ये ऑड है तो 5 plus 1/2 that means 6, 3। अब 3 लाने के लिए मान लो कि एक 6 F6 पता कर लो, तो 6 का मतलब यहां इवन है, इवन होगा तो इवन के लिए ये डेफिनेशन है इसका, तो इसमें लिखेंगे 6/2 दैट मींस इक्वल टू 3। तो ऐसे आप हजारों ले सकते हो, उसमें से कोई एक काफी होगा अगर ये दिखाना है कि ये गलत है। तो इसका मतलब we took 4 and 3 natural numbers from domain and we have shown it this one, we have actually यहां हम लोगों ने देखा कि these two are equal, so F3 is equal to F4, that means images of 3 and 4 are same, but clearly 3 is not equal to 4, so different elements same images। इसका मतलब हम लोग कहेंगे F is many one मतलब not one, तो many one function। अब देखो बेटा इसमें हम लोगों को ये दिखाना है कि अगर मेनी वन फंक्शन है तो इसके बाद दिखाना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए को डोमेन से कोई एक मेंबर लेते हैं, को डोमेन से कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि उस एलिमेंट के लिए डोमेन में कम से कम एक नंबर तो है जिसको हम उसका प्री इमेज कर सकते हैं। देखो अगर x और y दोनों z से है तब भी z के 2 प्री इमेजेज हुए। अगर x का सीधा केवल z से संबंध है तो हम कहेंगे कि z का प्री इमेज x है। कहने का मतलब z का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, चाहे वो एक हो या अधिक हो। इज इट क्लियर? हाँ, इमेज कभी भी एक से अधिक नहीं होता है। चलिए अब इसके लिए हम लोग सपोज कर लें कि लेट इसका कोई एक एलिमेंट हम लोग सपोज कर लें, मान लो कि m बिलोंग्स टू n मीन्स कोडोमेन, ये कोडोमेन है, ये वाला कोडोमेन। तो अगर m बिलोंग्स टू n है तो इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि Fn इज इक्वल टू m हम लोग सपोज कर रहे हैं। क्लियर? Fn इज इक्वल टू m, चलो ऐसे लिख लेते हैं कि लेट Fn इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू n। इज इट क्लियर कि Fn का एक वैल्यू हम लोगों ने m मान लिया। तो इसका मतलब अब आप बताओ m को किसके इक्वल लिखोगे, इसके इक्वल लिखोगे कि इसके इक्वल लिखोगे? भाई यहां तो क्लियर ही नहीं है कि ये जो m है ये m किससे आया है, इससे आया है, इससे आया, ये क्लियर नहीं है। तो सिंपली हम दोनों को यूज करेंगे, ये m या तो होगा n प्लस 1/2 या फिर ये m होगा n/2। अब देखो यहां से अगर n का वैल्यू पता करो, सेकंड स्टेप यही होता था ना ऑन टू के लिए। पहले हम लोग सपोज करते थे fx इज इक्वल टू y और फिर x को लिखते थे y के टर्म्स में। तो यहां हम लोगों ने सपोज किया fn इज इक्वल टू m, फिर n को लिखेंगे m के टर्म्स में। दैट मीन्स n इससे पता चला ये इधर आया 2m और ये माइनस, तो 2m माइनस 1 और यहां से n का वैल्यू मिला 2m। तो आपने क्या देखा कि m के लिए दो n है, एक m के लिए दो n है। जैसे आप मन में सोचो, फॉर एग्जाम्पल m को अगर ले लो 5
तो इससे n का वैल्यू कितना मिला, 5 टू 10 माइनस 1 9 निकला। और इससे अगर देखो m का वैल्यू अगर 5 लेते हो तो n का वैल्यू आपके पास 10 मिला। अब आप चेक करके देखो, अगर आप पता करना चाहो F9 ये n का वैल्यू 9, तो 9 ऑड है, इसको यूज करोगे तो 9 प्लस 1/2 मीन्स 5। अगर आप F10 पता करो, F10 मतलब n के बदले में 10 पुट करो अगेन, तो ये इवन है तो इससे यूज होगा, तो 10/2 मीन्स 5। कहने का मतलब एक m 2n से एसोसिएटेड है। इससे हमको मतलब नहीं है कि एक से एसोसिएटेड है कि 2 से, मतलब इसका एक प्री इमेज है कि 10 प्री इमेज है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका प्री इमेज होना चाहिए तभी वो ऑन टू होगा। ऑन टू मतलब सेकंड सेट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, अनपेयर्ड नहीं बचना चाहिए। अब इसकी पेयरिंग 2 के साथ है तभी चलेगा। ओके, सो हम लोगों ने देखा ऐसा, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर फॉर ऑल m belongs to codomain n, there are 2m minus 1 and 2m belong to this natural number, set of natural number। देखो ये अगर नेचुरल नंबर है तो उसका डबल भी नेचुरल नंबर होगा, माइनस करेंगे तब भी नेचुरल नंबर होगा। इज इट क्लियर? सो दीज टू आर नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर हम लोग कहेंगे f is onto function। Is it clear? So f is onto function and that was to show। देखिए ये क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका डोमेन है a क्रॉस b, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, b क्रॉस a भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयरिंग है। ये एक फंक्शन गिवन है हम लोगों को, डिफाइंड ऐसे है कि ab इज इक्वल टू ba। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक रिकॉल कर ले हम लोग इस बात को कि अगर हम लोग कहें कि कोई ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मान लीजिए एक्स वाई के इक्वल हो, तो ये तभी होता है जब ए एक्स के इक्वल हो और बी वाई के इक्वल हो। इसका ठीक उल्टा अगर इसका कन्वर्स लो, तो इसका अगर कन्वर्स लो, ये अगर तुमको गिवन हो इफ a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू वाई, तो आप कह सकते हो कि देन a कॉमा b इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। देखो इसके अंडरस्टैंडिंग में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, आपको लग रहा होगा कि चलो a के बदले में x लिख दिया, b के बदले में y लिख दिया। इज इट क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट याद रखना, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो तो इसका मतलब उनका फर्स्ट एलिमेंट, जिसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एब्सिसा भी बोलते हैं, ये दोनों आपस में पहले इक्वल होते हैं। चलिए यहां इसी को बेस में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां हम लोगों से कहा जा रहा है कि f नाम का फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस b में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाइजेक्शन के लिए पहले हम लोग 1 1 के लिए शुरू करें। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, जिस फंक्शन को 1 1 दिखाना हो उसमें हम लोग दो एलिमेंट, उसके डोमेन से दो एलिमेंट निकाल करके इमेज को इक्वल करते हैं। तो मान लो इसका डोमेन कौन सा है, इसका डोमेन a क्रॉस b है। तो अगर हम लोग सपोज कर लें कि लेट कोई एक दो पेयर ले लें जो इसमें बिलोंग करता हो, तो मान लो कि कोई दो पेयर ले लेते हैं। चलो एक पेयर ले लेते हैं a1 b1 और दूसरा पेयर ले लेते हैं a2 b2। इसे क्लियर? मान लो कि ये a क्रॉस b का मेंबर है, इस डोमेन का मेंबर है, और हम लोगों ने ये सपोज किया कि एफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ a2 b2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लोग सपोज करते थे कि x1 और x2 दो एलिमेंट है डोमेन में, और उसके बाद हम लोग सपोज करते थे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। यही तो है, बस x1 के बदले में यहां पर एक पेयर है a1 b1, ऑर्डर्ड पेयर है, और x2 के बदले में एक ऑर्डर पेयर a2 b2 है। अदरवाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए, तो ये अपने पास हुआ। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग समझें। अगर ये f a1 b1 इज इक्वल टू f a2 b2 है, तो इसमें एक दो बातें हम लोगों को समझनी है। पहली बात तो ये कि f a1 b1 इसके डेफिनेशन से क्या होगा, ab का मतलब ab का इमेज इसका उल्टा ऑर्डर पेयर है,
मतलब अगर कोई कहता कि 2 3 का इमेज बनाओ तो ये 3 2 का पेयर होता। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब A1 B1 का इमेज अगर हम लोग देखें तो इसका उल्टा वाला, इसका मतलब B1 और A1 का पेयर होगा। इसी तरह से इसका B2 और A2 का पेयर होगा। अब आप इस बात को दिमाग में लाओ, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब B1 मतलब उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, B2 और A1 इज इक्वल टू A2 हो। अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों इक्वल मिल गए तो हम लोगों को क्या प्रूव करना था? ये हम लोगों ने सपोज किया था और हम लोगों को प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। चलो कहां मुश्किल है, अगर A1 B1 लिखें तो मुझको बताओ इस A1 B1, अब इस दूसरे वाले को हम लोग यूज कर रहे हैं A1 B1, तो A1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं A2 कॉमा B1 के बदले में लिख सकते हैं B2। तो हम लोगों ने पा लिया ये वाला रिजल्ट, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम लोग कह सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन। सो f 1 1 फंक्शन है। अब अपने पास दूसरा काम है। दूसरा काम ये है कि अब हम लोगों को प्रूव करना है कि इट इज ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन प्रूव करना होता है तो स्टार्ट कहां से करते हैं? हम लोग सपोज करते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू y, या ऐसा ही कुछ कि कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि उसका कोई ना कोई फ्री इमेज है। तो वैसे ही समझो fx इज इक्वल टू y वाला कॉन्सेप्ट समझो। यहां पर ऐसे ही हम लोग समझ रहे हैं कि लेट ये जो इसका जो कोडोमेन है इससे एक मेंबर ले लें y तो ले नहीं सकते तो इसे एक पेयर लेना होगा। तो लेट मान लीजिए इसमें मैं लिख रहा हूं mn बिलोंग्स टू b क्रॉस a। अब ये बताओ, ये तो कोडोमेन का मेंबर हो गया। पहला वाला जो पेयर था वो a क्रॉस b था और दूसरा वाला पेयर था a क्रॉस b क्रॉस a का। यहां से अपने पास फंक्शन बना हुआ था कई चीजें। तो हम लोगों ने इसमें एक m, n नाम का एक पेयर लिया। तो ये अगर m, n का पेयर है तो इससे ये पता चलता है कि m बिलोंग्स टू b होगा एंड n बिलोंग्स टू a होगा। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है। अगर a का मेंबर है 1 2 3 और b का मेंबर है मान लो कि ABC, तो आप बताओ मुझको कि 2 b बिलोंग करेगा कि नहीं a क्रॉस b में? जरूर करेगा, इसलिए कि जब पेयरिंग करोगे तो 1a 1b 1c होगा, 2a 2b 2c होगा, 3a 3b 3c होगा। मतलब कि पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा एलिमेंट इसका होगा, जो कि है यहाँ 2 इसका एलिमेंट है और b इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ये पेयर श्योरली a क्रॉस b में होगा। यही तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अगर mn पेयर इसका मेंबर है तो इसका मतलब m श्योरली b का एलिमेंट होगा और n श्योरली a का एलिमेंट होगा, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा। अगर ऐसा है तो मुझको बताओ कि ये एलिमेंट अगर a में है और ये एलिमेंट b में है तो क्या 3 a बिलोंग्स टू a क्रॉस b होगा कि नहीं? इज इट क्लियर? अगर हमको पता चल जाए कि ये a का मेंबर है और ये b का मेंबर है तो उसका जो पेयर होगा जरूर a क्रॉस b में होगा। वही चीज है यहाँ पर देखो, n a का मेंबर है, n a का मेंबर है तो n m श्योरली मेंबर होगा a क्रॉस b का। तो आप देखो कि ये जो मेंबर हम लोगों ने सपोज किया था mn, तो उसके लिए b क्रॉस a में हम लोगों ने सपोज किया था एलिमेंट, और अब हम लोगों ने कंक्लूड किया कि उसके लिए इस पेयर के लिए एक पेयर a क्रॉस b में है, इसके लिए एक पेयर a क्रॉस b में है। और हमको यही दिखाना था कि कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसके लिए इसमें एलिमेंट है। मतलब इसका एक पेयर अगर ये है तो हम लोगों ने प्रूव किया कि उस पेयर के लिए इसमें एक पेयर n, m है। चलो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? सच दैट वेरीफाई करने के लिए इस पेयर को यहां पुट करेंगे। तो f n, m अगर इसमें पुट करते हैं और ये मिल जाए तो हम कहेंगे ना कि जैसे देखो हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें y है और इसमें x है। अभी हम लोगों ने कहा कि y जो है वो y इज इमेज ऑफ x, ये हम लोगों ने कहा। अब अगर हम लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? fx को पता करेंगे। अगर fx का वैल्यू y हो गया तो कहेंगे हाँ सही है। यही काम है कि हम लोगों ने सपोज किया कि इसका एक एलिमेंट है m, n, और हम लोगों ने ये शो किया कि n, m नाम का एलिमेंट इसमें है।
अब अगर वेरिफिकेशन करना है कि क्या ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का इमेज ये है, तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इतना आया कि नहीं। चलो पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे, तो तुम ही बताओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा, इसका जो पेयर है ए बी का वो बी ए का हो जाएगा, तो यहां पर पेयर मिलेगा m, n का, जो यही है। इसका मतलब ये चेक भी हो गया। सो हम लोग कहेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। तो f ऑन टू फंक्शन है और 1 1 अभी हम लोगों ने देखा, हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिखाना, ये एक्चुअली क्वेश्चन एज आई रिकॉल 2019 no, it was a question of 2018 CBSE board। तो ये 2018 CBSE बोर्ड का क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्चुअली ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। सो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है, और पॉपुलर क्वेश्चन है तो हम लोगों को पता है कि इसमें कौन से वैल्यू के लिए हम दिखा सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। देखो फिर से रिकॉल करो, जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि अगर कभी ये प्रूव करना हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करने के लिए एक जनरल प्रूफ चाहिए, कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये दिखाना हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स शो करना हो, तो अपने पास एक एग्जाम्पल भी अगर दिख जाए ऐसा जिससे इसको दिखा सकते हैं कि ये फॉल्स है, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि कौन से नंबर्स लें जिससे ये हम दिखा पाएंगे कि उन दोनों नंबर्स के लिए इमेजेस सेम है। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली वी टीचर्स आर फैमिलियर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हम लोगों के दिमाग में तो ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, हम लोगों का देखा हुआ है, उससे थोड़े से अलग तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उसको खोज लेते हैं। तो पहले तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि वो एग्जाम्पल अगर नहीं पता होता तो आप कैसे करते हैं। देखिए इसमें कोई भी दो नंबर ले लीजिए जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जैसे 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, तो आप पाओगे कि उनके लिए इमेजेस सेम होंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं कि हेयर f2, मान लो 2 मैं निकाल रहा हूं, तो 2 इक्वल टू 2 बाई, यहां यूज कर रहे हैं तो ये 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2, 4 प्लस 1 दैट मींस 2/5। सिमिलरली अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/2 ले लें, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, देखो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ये हो गया x के बदले में 1/2 और x स्क्वायर के बदले में 1/4 प्लस 1। अब आप देखो ऊपर में हो गया 1/2, नीचे में हो गया 5/4, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो आपको फिर से मिल गया 2/5। तो तुम देख रहे हो कि therefore f2 is not, sorry, f2 is equal to f1/2, but 2 is not equal to 1/2, that means different elements same image है। तो हम लोग कहेंगे therefore f is many to one function, many to one, या कह सकते हो that is कहना चाह रहे हैं not 1 1, not 1 1 फंक्शन। इज इट क्लियर? लेकिन फिर मेरा स्टेटमेंट फिर से वही है कि अगर आपको ये पता नहीं होता, ये आपको पता नहीं होता, इस तरह के सिचुएशंस को आप जानते नहीं, तो ऑब्वियसली आप ढूंढ नहीं पाते। तो आप इस तरह के सिचुएशन में अगर आप जनरल प्रूफ लेकर के चलते हो, सपोज करो कि x1 x2 जो है वो डोमेन का मेंबर है, वो डोमेन मतलब इसका मेंबर है, क्लियर? तो आप उसके बाद सपोज करते हो कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर आप ऐसा सपोज करके देखो तो क्या मिलता है आपको, x1 यहां पुट करोगे, नीचे हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x2 बाई x2 स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 x1 स्क्वायर प्लस x2। अब आप इनको सबको एक तरफ कर लो, ये वाला और ये वाला एक साथ, तो देखो इसमें से कॉमन हो जाएगा x1 x2, तो x1 x2 कॉमन ले लो, तो इसमें बचेगा x2 और ये इधर जाकर के माइनस, तो माइनस x1, ये हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको इधर ले जाते हो तो x1 माइनस x2, तो आप चलो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0।
क्लियरली आपके पास इस दोनों में x1 माइनस x2 माइनस x1 कॉमन है, आप ले लो। ये हो गया x1 x2 माइनस 1। अब आप देखो बेटा, अगर आप इतना लिखते हो कि इतना इज इक्वल टू 0, तो क्या पाया आपने, या तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा इससे, या दूसरा सिचुएशन होगा कि x1 x2 इज इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2 होगा, मतलब x1 और x2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा या दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल वाला अगर तुम सेट करके देखो, चेक करके देखो कि x1 और x2 को इक्वल करके देखो, तो बात कुछ बनती नहीं है। इसलिए कि जब आप दोनों एलिमेंट्स को शुरू से ही इक्वल लेकर के चल रहे हो तो इमेजेस तो सेम होंगे ही होंगे, तो ये बात जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, तब आप इसको यूज करोगे। तो आपके समझ में ये बात अच्छे से आ गई कि x1 और 1 बाई x1 मतलब x2 का मतलब हो गया 1 बाई x1, x2 का मतलब हो गया क्या, x2 इज इक्वल टू 1 बाई x1। तो अगर x1 और 1 बाई x1 का इमेज पता करोगे तो सेम आना चाहिए, ये इससे मालूम होता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए आपको ये स्ट्राइक नहीं करता है इस तरह का सिचुएशन कि 2 और 1 बाई 2 कर लें, 3 और 1 बाई 3 कर लें, 4 और 1 बाई 4 कर लें, अगर नहीं स्ट्राइक करता पहले से पता नहीं है तो आप जनरल प्रूफ से जाओ, थोड़ा लेंदी होगा बट यू विल गेट द रिजल्ट। चलो हम लोग समझे कि पता है। अब देखिए हम लोगों को शो करना है कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। अगर ये ऑन टू भी नहीं है तो इसका मतलब हम लोगों को इसमें से कुछ पता करके दिखाना चाहिए कि जिससे हम लोग कह सकें कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले सबसे पहले हम लोग करें क्या कि इसको सपोज करके चले कि लेट fx इज इक्वल टू वाई, एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, तो जहां fx है वहां पर y पुट कर दे, तो y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां पर फिर से मेरा स्टेटमेंट है, देखो अगर कभी किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है तो हमको एग्जांपल लेना चाहिए, लेकिन अगर एग्जांपल स्ट्राइक नहीं कर रहा हो या एग्जाम्पल को खोजना बड़ा मुश्किल हो, टाइम टेकिंग हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, तो हम लोग जनरल प्रूफ की ओर जाएंगे। देखो जनरल प्रूफ तो अपने पास किसी भी स्थिति में है, इज इट क्लियर, लेकिन एग्जाम्पल बेस्ड सिर्फ तभी है जब हमको दिखाना हो कि ये नहीं होगा। तो चलिए नहीं वाले में हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, तो अभी हम लोग जनरल तरीके से चल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सेकेंड स्टेप क्या था कि x को y के टर्म्स में लिखो, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब सब x को एक तरफ कर लें, y को एक तरफ कर लें, तो y इसको रहने दें, इसको इस तरफ कर लें, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x कॉमन ले लो, या इसको ऐसा करो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बदल लो, सबको एक ही तरफ कर लो, ये ठीक रहेगा कि इसको हम लोग एक ही तरफ कर लें, तो एक्स स्क्वायर वाई इसको इधर कर लें माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अगर x इसका मेंबर है तो इसका मतलब x रियल नंबर होगा, श्योरली रियल नंबर होगा। अगर x डोमेन का मेंबर है तो सिंस x बिलोंग्स टू मेंबर सेट ऑफ आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका x का अगर रियल नंबर है तो इससे x का वैल्यू फाइंड करने पर निकलना चाहिए। और हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में x अगर रियल हो तो तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमने पढ़ा है कि डी का वैल्यू अगर 0 होता है तो दोनों रूट इक्वल होते हैं लेकिन रियल होते हैं। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो दो अनइक्वल रियल वैल्यूज मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर x रियल नंबर है तो इसका साफ मतलब हो गया कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d का मतलब है यहां पर b स्क्वायर मीन्स क्या, -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मतलब y, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है y, जैसे a एक्स स्क्वायर है तो a हो गया, तो वैसे ही y एक्स स्क्वायर है तो ये y, तो 4a इंटू c मीन्स ये वाला y, तो ये हो गया y स्क्वायर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो ये हो गया 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको उस तरफ ले जाओ तो ये इधर जाएगा तो लेस देन हो जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा तो 4y स्क्वायर लेस देन की तरफ हो जाएगा, तो इसका मतलब 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। सो
y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कभी लिखा हुआ हो कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ये वाली बात अगर भूल गए तो रिकॉल कर लेना। अगर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यहां लेस देन था, यहां ग्रेटर देन है, तो अगर ऐसा होता है तो x का वैल्यू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू -2 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो मैं फिर से आपको समझा दूं। अगर नंबर लाइन पर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके देखें, यहां से यहां तक, यहां -2 रखें, यहां +2, तो देखो इसके बीच का कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर हमेशा 4 से कम होगा। लेकिन अगर इसके बाहर का कोई नंबर लो, इसके बाहर का कोई नंबर लो, तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से अधिक होगा। मतलब जब अधिक हो तो दोनों एंड पॉइंट से दूर जाओ, तो एंड पॉइंट इसमें हुआ इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से इसका स्क्वायर रूट हो गया 1/2, तो एक हो गया -1/2 और एक हो गया +1/2। जब लेस देन है तो बीच वाला। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां से कह सकते हैं देयरफॉर y is greater than equal to 1/2 -1/2 rather -1/2 and less than equal to +1/2। अब आप देखो y का वैल्यू जो है, y का जो वैल्यू होता है वही रेंज होता है। रेंज क्या है? इमेजेस का कलेक्शन, और यहां पर इमेज कौन है? y। तो इसका मतलब इमेजेस का कलेक्शन क्या हो गया? -1/2 से लेकर के +1/2। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ f is equal to range of f is equal to closed interval -1/2 से 1/2। क्लियरली ये सबसेट है R का। R क्या है? कोडोमेन। तो ये कोडोमेन का सबसेट है बेटा। अगर कोडोमेन का कोई चीज सबसेट हो, अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, इसका मतलब कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसा है जो पेयर्ड नहीं है। यही तो इसका मतलब हुआ। इसका मतलब अगर रेंज कोडोमेन से छोटा है, सबसेट है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि कुछ एलिमेंट बच गए। कहने का मतलब ये ऑनटू नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट या is not onto, hence f is neither 1/1 nor onto, and that was to solve, that was to prove। okay, क्वेश्चन में दो बात है जो आपको दिमाग में आनी चाहिए। एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, और इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस था जो आपके सामने आया, एंड दीज क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। फिर हम लोग इसका अपडेटेशन करेंगे, धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो अच्छा करेंगे हम लोग। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग सेल्फ से वर्क करो। As I always say, you should have your pen and paper in front of you. First of all, you should go through the solutions of these questions by yourself, और उसके बाद ही आपको किसी तरह के वीडियो को देखना चाहिए। कभी भी ये भूल नहीं करनी है बेटा कि देखो, इसीलिए मैं कभी कभी लाइव क्लासेस के बहुत पक्ष में नहीं रहता हूँ, इसलिए कि बिकॉज दैट दोज लाइव क्लासेस आर वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड लुकिंग, और उसमें होता ही है कि आपको मिसमराइज हो जाते हो। टीचर जो कहता है वो आपको लगता है कि हाँ इट्स ट्रू, इट्स वेरी सिंपल, वी कैन डू इट, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही उस तरह के किसी क्वेश्चन को देखते हो तो वो स्ट्राइक ही नहीं करता है जो बात कही गई है। सो माइंड इट, सबसे पहले चाहे वो किसी भी तरह का क्लास हो, आप सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड think about the question, you should understand the question, and then you should try the question. Only after that one you can understand the solution provided by your mentor like me। okay, so ध्यान रहे, first of all you should try to get the solution। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में दो बातें हैं जो थोड़ी सी अलग है। देखो सबसे पहले तो ये कि ए नाम का जो सेट दिया हुआ है उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट डाला गया, वो भी कैसा? एक रैशनल नंबर r लिख करके इसमें कब दिया गया? 7/5। ये थोड़ा देख करके डर लगता है, नहीं डरना नहीं है यार, ये तो नीड ऑफ द क्वेश्चन है। एक्चुअली केवल r अगर मैं लिखता तो बड़ा सिंपल होता, इट वुड हैव बीन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उस सेट ऑफ रियल नंबर्स में
आप देखोगे क्या कि अगर कोई एक ऐसा नंबर ले लो जो 7/5 हो तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये एफ एक्स अगर ले लो, एफ एक्स का डोमेन ये है, एफ एक्स का वैल्यू ये है। अगर इसमें 3x प्लस 4/5x माइनस 7 में आप जैसे ही 7/5 ले लेते हो x के बदले में 7/5, इट विल बिकम 0 और ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछेगा क्या? सो इसको देख करके कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये बड़ा सा टेढ़ा सा कुछ लिखा हुआ है। नो, नेवर। दीज आर सिंपल थिंग्स। ये क्वेश्चन के करेक्टनेस के लिए जरूरी होते हैं। चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि आर में से, रियल नंबर में से एक नंबर हटा दिया गया। ये हो गया कि रियल नंबर में से इस नंबर को हटा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि फॉग इज इक्वल टू IB एंड गॉफ इज इक्वल टू IA। कब? जब f जो है वो a से b में फंक्शन है और g जो है वो b से a में फंक्शन है। f जो है a से b में फंक्शन है ये, और g जो है वो b से a में फंक्शन है ऐसा। और f क्या है? f के लिए ये जो a है ये क्या है? सारा रियल नंबर में से 7/5 हटाया हुआ है। इसमें सारा रियल नंबर है लेकिन उसमें से हटाया हुआ है कौन सा नंबर? 3/5। इज इट क्लियर? बस यही क्वेश्चन है अपना। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि गॉफ और फॉग को शो करो कि IB और IA के इक्वल है। क्लियर? अब आप मुझको एक बात बताओ, कुछ इतनी देर में स्ट्राइक किया? आपको करना चाहिए था बेटा। अगर आपने इस बात को फील किया है तो आप समझ रहे हो। देखो, हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ हो a to b और b to a, अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ हो और हमको ये पता हो कि गॉफ IA के इक्वल हो। IA का मतलब क्या है? इसके डोमेन से बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो, और फॉग IB के इक्वल हो। अगर ऐसा हो तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि G इज इनवर्स ऑफ F। सो क्लियरली यहां पर वही सेंस है कि हमको ये दिखाना है कि G इसका इनवर्स है। अगर थोड़ा और आप सोच करके देखो तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको मैं ऐसे ही रफ करके दिखा रहा हूं। मान लो fx इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू हो गया 3x प्लस 4/5x माइनस 7। अब आप इसको रीअरेंज करो, 5xy माइनस 7y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। चलो x का वैल्यू y के टर्म से जानना है, तो x एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, तो 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 7y। यहां से देखो x अगर बाहर कर लो तो 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 7y। यहां से अगर आप देखो तो आप x लिख सकते हो 4 प्लस 7y बाय 5y माइनस 3। अब आप गौर से देखो, यही चीज तो है यहां लिखा हुआ। अगर आप इसी फंक्शन को आप देखो तो यही तो फंक्शन है यार। x और y डमी वेरिएबल होता है। अगर इसको x लिख दो तो ये है 7x प्लस 4 और ये है 5x प्लस माइनस 3। इज इट क्लियर? तो दोनों तो एक ही फंक्शन है, इसका मतलब ये इनवर्स ही है। और क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, इसलिए y का वैल्यू नहीं होना चाहिए 3/5, ये भी मेंशन्ड है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आपको मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन क्या है। अब अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं समझे हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखो। क्लियर? बिना समझे भी सॉल्यूशन जल्दी समझ में आ जाता है। सॉल्यूशन अगर कोई समझा दे अभी जैसे मैं लिखने जा रहा हूं तो आपको लगेगा कि ये तो चुटकियों में बन था, टीचर ने इतना क्यों कहा। नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग इसमें सबसे पहले चेक करें, फॉग का वैल्यू पता करें। तो फॉग अगर y ले लें, इसका डोमेन कौन होगा? g का डोमेन होगा। g का डोमेन क्या होगा? तो g का डोमेन b है, b इससे आया है। चलिए x ही लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ये, if x बिलोंग्स टू r diff माइनस 3/5 ऐसा। ठीक है, तो फॉग ले लें, तो फॉग इज इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ gx। अब आप बताओ f ऑफ gx कितना है? gx 7x प्लस 4y, 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 है। चलो बेटा, यहां पर थोड़ा सा एम्फसाइज करो। अब हम लोगों को क्या मालूम करना है? देखो, fx का वैल्यू लिखा हुआ है 3x प्लस 4
और 5x माइनस 7 नीचे। यहां अगर मैं पुट करना चाहता हूं कोई नंबर, यहां पर मैं पुट करना चाहता हूं एक नंबर, ये 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, ये x में, तो ये जहां जहां x होगा उस जगह पर ये आ जाएगा, मीन्स ये इसकी जगह पर आएगा। मतलब अपना जो आंसर होगा उस आंसर में 3 और इस x के बदले में ये इनपुट होगा। चलो इस इनपुट को लिख दें, अभी मैं ऐसे ही ब्रैकेट डाल रहा हूं। इस x के बदले में यहां जो पुट करेंगे सो लिखेंगे प्लस 4, नीचे 5, और उसके बाद जो x है यहां जो इनपुट करेंगे वही यहां लिखेंगे। सो यहां हम लोग लिख दें, मान लो जो इनपुट कर रहे हैं माइनस 7। चलो इनपुट हम लोगों ने किसको किया है, तो 7x प्लस 4 को किया है, 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3 को किया है। सिमिलरली यहां पर भी लिख देंगे प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 3 टाइम्स 7x प्लस 4। एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 4 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में भी सेम होगा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा न्यूमरेटर में 5 इंटू 7x प्लस 4 माइनस 7, इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 5x माइनस 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12, डिनोमिनेटर में हो गया 35x प्लस 20 माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 21। देखो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, ये 35x ये 35x कैंसिल हो गया, ये बचा अपने पास 21 और 20 41x, और नीचे बच गया 20 प्लस 21 41। सो आफ्टर कैंसिलेशन वी गॉट x क्लियर। और x को हम लोगों ने कहां से लिया था, इससे, और ये कौन है, ये b है, तो b से लिया था हम लोगों ने, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं IBX। सो अब आप देखो इसका वैल्यू IBX के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore GOF इज इक्वल टू IB। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ऐसे ही सेकंड पार्ट भी है। आप वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले सेकंड पार्ट खुद से करो और फिर यहां देखो, तो fog इज इक्वल टू IB। इज इट क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग कि भाई आप वीडियो पॉज करो, आप इसके सेकंड पार्ट को फिर से करो खुद से, और उसके बाद तब फिर वीडियो को आगे प्रोसीड करो। ओके चलिए मैं इसके आगे लिख रहा हूं। नाउ गॉफ, इस बार अगर हम लोग एक एलिमेंट ले लें ऐसे, नाउ कोई एलिमेंट x ले लें, इस बार पहले से ले लें, इस एलिमेंट से a से ले लें, a मतलब r माइनस 7/3, ये a है, ये a है। अगर इससे एलिमेंट लें तो गॉफ पता करें, गॉफ x, तो गॉफ x का वैल्यू हो गया g ऑफ fx, g ऑफ fx। अब देखो g ऑफ fx, तो g ऑफ fx का मतलब क्या हो गया, fx ये है, तो इसका मतलब 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7। अब देखो सेम आर्गुमेंट है बेटा, जो पिछली बार मैंने आपको लिख करके समझाया कि अगर मान लो कि आपसे कहा जा रहा है कि आप देखो gx का वैल्यू है अपने पास 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, ये है। अगर आपसे कोई कहे कि यहां पर इनपुट कर दो वो नंबर 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7, ये इनपुट कर दो, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि इसके बदले में ये लिखा जाएगा, इसके बदले में ये लिखा जाएगा। इसका मतलब कि इस 7 के बाद मल्टीप्लीकेशन में ये नंबर आएगा 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7, फिर आएगा प्लस 4, डिनोमिनेटर में है 5x, x के बदले में ये इनपुट आएगा, तो 3x प्लस 4 5x माइनस 7 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट। देखिए इसका डिनोमिनेटर 5x माइनस 7 है, इसका भी 5x माइनस 7 है, एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, तो ऊपर में बचा 7 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 4 इंटू एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5x माइनस 7
डिनोमिनेटर में हो गया 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3, फिर इससे इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, इट विल बिकम 5x माइनस 7. सो मल्टीप्लाई कर दो, 21x प्लस 28 प्लस 5 4 जा 20x माइनस 28, डिनोमिनेटर 5 3 जा 15x प्लस 20 माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 21. नाउ क्लियरली ये 28 कैंसिल हो गया इससे, ये 15x इससे कैंसिल हो गया. वी हैव 21x प्लस 20x मींस 41x और 20 प्लस 21 41. आफ्टर कैंसिलेशन वी गॉट x. x इस बार किसका एलिमेंट था? r माइनस 7/3 जो कि a है, जो कि a है. इसका मतलब ये i a x को रिप्रेजेंट करेगा. अब आप देखो कि इसका इमेज i a x के इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग उसके बाद लिखेंगे कि therefore गोफ इज इक्वल टू i a. तो अब हम लोगों को दोनों जो बातें प्रूव करनी थी सो हो गया. पहली बात तो ये हम लोगों ने प्रूव किया कि fog इज इक्वल टू i b, और दूसरी बात गोफ इज इक्वल टू i a. एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. ओके, होपफुली यू एंजॉयड द सेशन. देखो एंजॉयड वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली आई एम नॉट हेयर टू कह लो ये कि मैं आपको बताने आया हूं, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूं. एक्चुअली यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड होपफुली आपने इनको पहले से सॉल्व किया होगा. यू आर जस्ट चेकिंग योर सॉल्यूशंस. ओके, ऑन माय बिहाफ आई एम एश्योरिंग यू कि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करेंगे. एक बार में बहुत अच्छे क्वेश्चंस समझ में नहीं आते, तो हम लोग कम से कम 3 से 4 ऐसे सेट क्वेश्चंस के करेंगे. कम से कम हो सकता है 5 हो, मेरे दिमाग में ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं. ओके, थैंक यू.